नमस्कार साथियों, आप सभी का ज्ञान गुरुजी क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो देखकर आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में पिक्चर के साथ 10 महत्वपूर्ण लेखक एवं उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं की जानकारी प्राप्त करेंगे। यह वीडियो YouTube की पहली ऐसी वीडियो होगी जिसमें आपको विस्तार से जानकारी दी जाएगी और ऐसी जानकारी दी जाएगी कि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन न छूटे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप अपने पास कलम और कॉपी लेकर जरूर बैठिएगा और जो भी प्रश्न बताए जाएंगे वो सारे प्रश्नों को आप अपने कॉपी में नोट करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर पहला प्रश्न बनेगा कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो आप क्या लिखेंगे? 1890 ईस्वी में। कब हुआ था? 1890 ईस्वी में। अगला प्रश्न बनेगा कि जयशंकर प्रसाद की मृत्यु कब हुई थी। जयशंकर प्रसाद की मृत्यु कब हुई थी? तो आपका उत्तर होगा 1937 में। कब हुई थी? 1937 में। अगला प्रश्न बनेगा छायावाद का प्रवर्तक कौन है। छायावाद का प्रवर्तक कौन है? तो आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों? जयशंकर प्रसाद। छायावाद का प्रवर्तक कौन है? जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न बनेगा कानन कुसुम किसकी रचना है। कानन कुसुम किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद का। अगला प्रश्न बनेगा प्रेम पथिक किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद का। अगला प्रश्न बनेगा झरना किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद का। अगला प्रश्न बनेगा आंसू किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद का। लहर किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद का। करुणालय किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद का। कमायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद का। और दोस्तों, यहाँ पर एक और प्रश्न बनेगा कि कमायनी इनकी अंतिम कृति है। क्या है? इनकी अंतिम कृति। प्रश्न बनेगा कि जयशंकर प्रसाद का अंतिम कृति कौन सी है? कमायनी है। और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1935 ईस्वी। 1935 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न बनेगा कि स्कंदगुप्त किसकी कृति है। स्कंदगुप्त किसकी कृति है? तो जयशंकर प्रसाद की। चंद्रगुप्त किसकी कृति है? तो जयशंकर प्रसाद की। अजातशत्रु किसकी कृति है? जयशंकर प्रसाद की। ध्रुव स्वामिनी किसकी कृति है? जयशंकर प्रसाद की। दोस्तों, यहाँ पर एक और प्रश्न बन सकता है कि कमायनी किस विधा की रचना है। कमायनी किस विधा की रचना है? तो कमायनी काव्य है और ये महाकाव्य। ये भी याद रखेंगे कि कमायनी महाकाव्य है या प्रबंध काव्य है। दोस्तों, एक और प्रश्न पूछेगा कि स्कंदगुप्त किस विधा में लिखा गया है। स्कंदगुप्त किस विधा में लिखा गया? तो नाटक। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु और ध्रुव स्वामिनी, ये क्या है? ये नाटक है। कंकाल, तितली, इरावती क्या? ये उपन्यास है। तो यहाँ पर प्रश्न बनेगा कि कंकाल किसकी कृति है? तो जयशंकर प्रसाद की। तितली किसकी कृति है? तो जयशंकर प्रसाद की। इरावती किसकी कृति है? तो जयशंकर प्रसाद की। दोस्तों, यहाँ पर एक और प्रश्न बनेगा कि जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास कौन सा है। तो अधूरा उपन्यास इरावती है। मतलब ये उपन्यास इनको पूरा नहीं कर पाए हैं। हाँ, इस उपन्यास को ये पूरा नहीं कर पाए, इसलिए ये उपन्यास इनकी अधूरा है। दोस्तों, वीडियो की स्किप न करिएगा और धैर्य से वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ये लोगों के लिए ही बनाई गई है। और ये वीडियो देखने के बाद आप कोई भी एग्जाम में बैठेंगे तो आपको 2, 4, 5 नंबर का जरूर आपका क्वेश्चन जरूर मिलेगा यहाँ से। तो दोस्तों, अगला प्रश्न बनेगा कि छाया किसकी कृति है। तो छाया जयशंकर प्रसाद की कृति है। आंधी किसकी कृति है? जयशंकर प्रसाद की कृति है। प्रतिध्वनि किसकी कृति है? जयशंकर प्रसाद की कृति है। आकाशदीप किसकी कृति है? तो ये जयशंकर प्रसाद की है। और आकाशदीप क्या है? कहानी संग्रह है ना। दोस्तों, ये प्रश्न बीपीएससी में आता है कि आकाशदीप किसकी कहानी है। तो ये जयशंकर प्रसाद की है। दोस्तों, यहाँ पर अगला प्रश्न बनेगा कि कमायनी का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो कमायनी का प्रकाशन वर्ष 1935 ईस्वी में। और यह इनकी अंतिम कृति है। जयशंकर प्रसाद की अंतिम कृति कौन सी है? कमायनी है। और कमायनी किस प्रकार का काव्य है? तो महाकाव्य है, जिसको हम लोग प्रबंध काव्य भी कहते हैं। महाकाव्य को प्रबंध काव्य भी कहा जाता है। और दोस्तों, कमायनी का मुख्य पात्र है इसमें मनु और श्रद्धा। मनु और श्रद्धा पर ही यह पूरी जो कविता है वो निर्भर है। किस पर? मनु और श्रद्धा पर। यानी कि मनु और श्रद्धा के माध्यम से ही मानव विकास की कथा इसमें कही गई है। दोस्तों, अगला लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यहाँ से प्रश्न बनेगा कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ था। तो 1897 ईस्वी में। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की मृत्यु कब हुई थी? तो 1961 ईस्वी में। याद रखेंगे। और दोस्तों, यहाँ पर एक और प्रश्न बनेगा कि क्रांतिकारी कवि किसे कहते हैं। क्रांतिकारी कवि किसे कहते हैं? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को क्रांतिकारी कवि कहते हैं।
अगला प्रश्न बनेगा कि अनामिका किसकी कृति है? तो अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कृति है। और ये किस विधा में लिखी गई है? तो काव्य। ये कौन सी विधा के में रचना है? तो ये काव्य है। ठीक है। अगला प्रश्न बनेगा परिमल किसकी कृति है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। कुकुरमुत्ता किसकी कृति है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। आराधना किसकी कृति है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। गीतिका और बेला किसकी कृति है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगला प्रश्न बनेगा कि अप्सरा, अप्सरा किसकी कृति है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। काले कारनामे, निरुपमा, प्रभावती, चोटी की पकड़, ये सारे कृति किसके हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। और इसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा जो फेमस है और ट्रेंडिंग में है वह है काले कारनामे और अप्सरा। काले कारनामे और अप्सरा के बारे में ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। और यहाँ पर काव्य में आप लोग देखेंगे कि कुकुरमुत्ता और परिमल, कुकुरमुत्ता और परिमल जो है वो ट्रेंडिंग पर है और इससे ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों इनके कहानी संग्रह कौन कौन से है? तो लिली, चतुरी चमार, सुकुल की बीवी। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वह सुकुल की बीवी है। सुकुल की बीवी से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं कि सुकुल की बीवी किसकी रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। दोस्तों अगला लेखक है सुमित्रा नंदन पंत। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। तो दोस्तों यहाँ से प्रश्न बनेगा कि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? तो 1900 ईस्वी में। अब मृत्यु कब हुई थी? 1977 ईस्वी में। सुमित्रा नंदन पंत की मृत्यु कब हुई थी? 1977 ईस्वी में। दोस्तों यहाँ पर एक और प्रश्न बनेगा कि प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहते हैं? प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहते हैं? तो सुमित्रा नंदन पंत को क्या कहते हैं? प्रकृति के सुकुमार कवि। दोस्तों यहाँ पर एक और प्रश्न बनेगा कि पल्लव, पल्लव किसकी रचना है? तो सुमित्रा नंदन पंत की। ग्राम्या किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की। चिदम्बरा किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की। कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की। तारापथ है किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की। युगांत किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की। युगपथ किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की। युगवाणी किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की। वीणा किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की। लोकायतन किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की। गुंजन किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की। स्वर्ण किरण किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की। स्वर्ण धूलि किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की। और दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा जो फेमस कृति है वह है चिदम्बरा, लोकायतन, वीणा, पल्लव और गुंजन। हाँ, यहाँ से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों इन्होंने एकमात्र उपन्यास लिखा है जिनका नाम क्या है? तो यहाँ पर प्रश्न आएगा कि हार किसकी कृति है? तो सुमित्रा नंदन पंत की। और इन्होंने 5 कहानियाँ नाम से एक कहानी लिखी है, कहानी संग्रह लिखे हैं 5 कहानियाँ नाम से। और इसमें बहुत सारे कहानियों का संग्रह किया गया है। दोस्तों यहाँ पर एक और प्रश्न बनेगा कि सुमित्रा नंदन पंत को किस साहित्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो चिदम्बरा पर, याद रखेंगे चिदम्बरा साहित्य पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और भारत में सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को मिला था। कब मिला था? 1968 ईस्वी में। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहले पुरस्कार किसको मिला था? सुमित्रा नंदन पंत को मिला था। किस कृति पर मिला था? चिदम्बरा पर। कब मिला था? 1968 ईस्वी में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेंडिंग प्रश्न है जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसको याद रखेंगे। दोस्तों अगला लेखिका है महादेवी वर्मा। दोस्तों यहाँ से प्रश्न बनेगा कि महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1987 ईस्वी में। दोस्तों एक और प्रश्न बनेगा कि आधुनिक युग का मीरा किसे कहते हैं? आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं? तो आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहते हैं। यह एक ट्रेंडिंग प्रश्न है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। दोस्तों इनका काव्य संग्रह कौन कौन सा है? निहार, रश्मि, निर्जा, संध्या गीत, दीपशिखा और यामा इनके काव्य संग्रह है। तो यहाँ से प्रश्न पूछता है कि सांध्य गीत किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा की रचना है। दीपशिखा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा का। यमा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा का। निहार किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। रश्मि किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। निर्जा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। और यहाँ पर एक और प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा दोस्तों कि महादेवी वर्मा को किस साहित्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? यह 2023 के स्टेट एग्जाम में प्रश्न आया भी था दोस्तों कि महादेवी वर्मा को किस साहित्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों याद रखेंगे यमा साहित्य पर।
यामा साहित्य पर महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इनकी गद्य रचना है स्मृति की रेखाएं। यहाँ से प्रश्न आता है कि स्मृति की रेखाएं किसकी रचना है, तो ये महादेवी वर्मा की है। श्रृंखला की कड़ियाँ किसकी रचना है, महादेवी वर्मा के। पथ के साथी किसकी रचना है, महादेवी वर्मा का। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है, महादेवी वर्मा। और इसमें दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण दो कृतियाँ है ना, स्मृति की रेखाएं और अतीत के चलचित्र। ये दोनों जो है ट्रेंडिंग है और ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों अगला लेखक है मैथिली शरण गुप्त और इनका जन्म कब हुआ था, 1886 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1964 ईस्वी में। याद रखेंगे, ये प्रश्न पूछता है। दोस्तों यहाँ पर एक और प्रश्न बनेगा कि भारत का प्रथम राष्ट्र कवि कौन है। भारत का प्रथम राष्ट्र कवि कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त। याद रखेंगे कि भारत का प्रथम राष्ट्र कवि कौन है, मैथिली शरण गुप्त। दोस्तों यहाँ पर एक और प्रश्न बनेगा कि मैथिली शरण गुप्त को प्रथम राष्ट्रपति किसने कहा, तो महात्मा गांधी ने। किसने कहा है, महात्मा गांधी ने। एकदम ट्रेंडिंग प्रश्न है, इसको आप लोग याद रखेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न बनेगा कि भारत भारती किसकी रचना है। भारत भारती किसकी रचना है, तो मैथिली शरण गुप्त की। साकेत किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की। यशोधरा किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की। द्वापर किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की। पंचवटी किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की। जय भारत किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की। गुरुकुल किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की। और दोस्तों इसमें तीन जो है बहुत ही ट्रेंडिंग है, भारत भारती, साकेत, यशोधरा। मतलब इन तीनों कृतियों से ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा और इसको याद रखेंगे। दोस्तों अगला लेखक है अज्ञेय। अगला लेखक कौन है, अज्ञेय। और इनका जन्म कब हुआ था, 1911 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1987 ईस्वी में। याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न आएगा कि अज्ञेय का जन्म कब हुआ था, 1911 ईस्वी में। अज्ञेय की मृत्यु कब हुई थी, 1987 ईस्वी में। और दोस्तों यहाँ पर एक और प्रश्न बनेगा कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक किसे कहते हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा, अज्ञेय। प्रयोगवाद के प्रवर्तक किसे कहते हैं, अज्ञेय को कहते हैं। दोस्तों इनकी महत्वपूर्ण रचना है हरी घास पर क्षण भर। हरी घास पर क्षण भर, बावड़ा अहेरी, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, सुनहरे सवाल, नदी की नोक पर छाया, इंद्रधनुष, चिंता। ये इनकी महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ है। और ये इसमें सबसे महत्वपूर्ण है आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, हरी घास पर क्षण भर। ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और ज़्यादातर परीक्षा में इन रचनाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक और प्रश्न बनेगा कि तार सप्तक यानी कि प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो 1943 ईस्वी। कब है, 1943 में। किसके द्वारा प्रकाशित किया गया, तो भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा 1943 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। दूसरा कब हुआ, 1951 ईस्वी में। किसके द्वारा, अज्ञेय के द्वारा। तीसरा कब हुआ, 1959 ईस्वी में। किसके द्वारा, अज्ञेय के द्वारा। चौथा कब हुआ, 1979 ईस्वी में। किसके द्वारा, अज्ञेय के द्वारा। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न अवश्य आता है, तो इसको आप लोग ध्यान से अपने कॉपी में नोट करिएगा। और सभी अगर जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको लगे तो उसको स्क्रीनशॉट करके आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न बनेगा कि परंपरा किसकी कृति है, तो परंपरा अज्ञेय की कृति है। और ये क्या है, कहानी है। ध्यान रखेंगे, परंपरा क्या है, एक कहानी संग्रह है। किस विधा में लिखा है, कहानी संग्रह विधा में लिखा गया। और ये किसकी कृति है, अज्ञेय की कृति है। अगला प्रश्न बनेगा कि कोठरी की बात किसकी कृति है, अज्ञेय की। शरणार्थी किसकी कृति है, अज्ञेय की। जय डोल किसकी कृति है, अज्ञेय की। यह तेरे प्रतिरूप किसकी कृति है, अज्ञेय की। संपूर्ण कहानी किसकी कृति है, अज्ञेय की। और संपूर्ण कहानी 2 भागों में प्रकाशित हुई। याद रखेंगे, संपूर्ण कहानी 2 भागों में प्रकाशित हुई है। दोस्तों एक और प्रश्न बनेगा कि शेखर एक जीवनी किसकी कृति है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और स्टेट के एग्जाम में आया भी था कि शेखर एक जीवनी किसकी कृति है, तो अज्ञेय की कृति है। और दोस्तों ये 2 भागों में प्रकाशित हुई है। याद रखेंगे, कितने भागों में, 2 भागों में प्रकाशित हुई है। अगला प्रश्न बनेगा कि नदी के द्वीप किसकी कृति है, तो नदी के द्वीप अज्ञेय की कृति है। अपने अपने अजनबी किसकी कृति है, अज्ञेय की कृति है। या ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि अपने अपने अजनबी के रचनाकार कौन है, तो अज्ञेय।
शेखर एक जीवनी के रचनाकार कौन है? अज्ञेय। नदी के द्वीप के रचनाकार कौन है? अज्ञेय। तो इस तरह से प्रश्न आएंगे दोस्तों, तो आप लोग धैर्य के साथ वीडियो को देखते रहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खूब मेहनत करिए। दोस्तों अगला प्रश्न बनेगा कि नागार्जुन का जन्म कब हुआ था? तो 1911 ईस्वी में। नागार्जुन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1998 ईस्वी में। दोस्तों यहाँ पर एक और प्रश्न बनेगा कि वैद्यनाथ मिश्र के नाम से किस लेखक को जाना जाता है? वैद्यनाथ मिश्र के नाम से किस लेखक को जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? नागार्जुन। नागार्जुन को वैद्यनाथ के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इनकी रचनाएं हैं, इनकी काव्य रचनाएं कौन कौन सी है? सतरंगी पंखों वाले, सतरंगी पंखों वाले, युगधारा, तालाब की मछलियाँ, तुमने कहा था, हजार हजार बाहों वाली, अपने खेत में बहुत दिनों के बाद, ये इनकी महत्वपूर्ण काव्य रचनाएं हैं। और इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण जो है दोस्तों वह है बहुत दिनों के बाद और युगधारा। युगधारा और बहुत दिनों के बाद ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है कि युगधारा किसकी कृति है? तो नागार्जुन की। बहुत दिनों के बाद किसकी कृति है? तो नागार्जुन की। तो इसको आप लोग अच्छा से याद कर लेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न बनेगा कि रतिनाथ की चाची किसकी कृति है? रतिनाथ की चाची किसकी कृति है? तो ये नागार्जुन की है। हाँ, बलचनामा, बलचनामा किसकी कृति है? तो नागार्जुन की। बाबा बटेश्वर नाथ किसकी कृति है? नागार्जुन की। बाबा बटेश्वर नाथ किसकी कृति है? नागार्जुन की। और दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो रतिनाथ की चाची। रतिनाथ की चाची किसकी कृति है? नागार्जुन की। और बलचनामा, बलचनामा जो है वो नागार्जुन की कृति है। बलचनामा भी एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों अगला लेखक है मुक्तिबोध। और यहाँ पर एक प्रश्न बनेगा कि मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? तो मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? गजानन माधव मुक्तिबोध। आपको इसको नोट कर लेंगे, गजानन माधव मुक्तिबोध इनका पूरा नाम है। और इनका जन्म कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1964 ईस्वी में, याद रखेंगे। और इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन से है? अंधेरे में, ये कविता है। चांद का मुंह टेढ़ा, ये क्या है? कविता है। ब्रह्म राक्षस, ये क्या है? कविता है। मुझे कदम कदम पर, ये क्या है? कविता है। मैं तुम लोगों से दूर, ये क्या है? कविता है। एक साहित्य की डायरी, ये क्या है? आलोचनात्मक कृति है। कमायनी एक पुनर्विचार, ये क्या है? एक आलोचनात्मक कृति है। भारत इतिहास और संस्कृति, ये क्या है? एक आलोचनात्मक कृति है। भूरी भूरी खाक धूल, ये सब जो है वो आलोचनात्मक कृति है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये क्या है? आलोचनात्मक कृति है। दीमक, पक्षी और है, ये सब जो है आलोचनात्मक कृति है। तो दोस्तों यहाँ इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वह है अंधेरे में। अंधेरे में, चांद का मुंह टेढ़ा है और ब्रह्म राक्षस, ये तीनों जो है ट्रेंडिंग वाले प्रश्न हैं, क्योंकि इससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि अंधेरे में किसकी कृति है? तो मुक्तिबोध की। चांद का मुंह टेढ़ा है, किसकी कृति है? मुक्तिबोध की। ब्रह्म राक्षस किसकी कृति है? तो मुक्तिबोध की है। और दोस्तों यहाँ पर एक और प्रश्न पूछा जाता है ज़्यादातर एग्जाम में, एक साहित्य की डायरी, कमायनी एक पुनर्विचार, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, किसकी कृति है? ये तीनों आलोचनात्मक कृति ट्रेंडिंग में है। यहाँ से प्रश्न बराबर एग्जाम में आता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों अगले लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। दोस्तों यहाँ से प्रश्न आएगा कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? 1908 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1974 ईस्वी में। और इन्हें द्वितीय राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न आएगा कि द्वितीय राष्ट्र कवि किसे कहते हैं, या द्वितीय राष्ट्र कवि कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर कौन है? द्वितीय राष्ट्र कवि। और प्रथम राष्ट्र कवि कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त क्या प्रथम राष्ट्र कवि है, और रामधारी सिंह दिनकर क्या है? द्वितीय राष्ट्र कवि है। ये आप लोग याद रखेंगे। दोस्तों इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? तो उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, संस्कृति के 4 अध्याय, कुरुक्षेत्र, इतिहास के आंसू, रसवंती, सामधेनी, नीम के पत्ते, इनके ये प्रमुख रचनाएं हैं। इनमें से भी प्रमुख रचनाएं हैं उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, संस्कृति के 4 अध्याय। ये इनके प्रमुख रचनाएं हैं जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुरुक्षेत्र आजकल ट्रेंडिंग है और कुरुक्षेत्र के बारे में ज़्यादातर पूछा जा रहा है, और उर्वशी के बारे में भी ज़्यादातर पूछा जा रहा है। संस्कृति के 4 अध्याय पर दोस्तों इनको क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ये भी पूछा जाता है कि
नामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो संस्कृति के 4 अध्याय पर, याद रखें, संस्कृति के 4 अध्याय पर इन्हें क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और उर्वशी पर इन्हें क्या मिला था? तो उर्वशी पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, याद रखेंगे, उर्वशी पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। दोस्तों अगला लेखिका है मन्नू भंडारी, और मन्नू भंडारी का जन्म कब हुआ था? 1931 ईस्वी में, याद रखिए, मन्नू भंडारी का जन्म कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1921 ईस्वी में। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1931 ईस्वी में दोस्तों। और इनका उपन्यास कौन कौन से? आपका बंटी, महाभोज, 1 इंच मुस्कान, स्वामी कलश, क्या है? इनके उपन्यास है। और इसमें आपका बंटी और महाभोज सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास है और सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। और इससे ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि आपका बंटी किसका उपन्यास है? तो मन्नू भंडारी का। और महाभोज किसका उपन्यास है? तो मन्नू भंडारी का। ये आप लोग याद रखेंगे, ये दोनों ट्रेंडिंग प्रश्न है दोस्तों। अगला है इनकी कहानी संग्रह। तो कौन कौन से इनकी कहानी संग्रह है? तो देखिए, मैं हार गई, 3 निगाहों की तस्वीर, यही सच, त्रिशंकु, ये क्या? इनकी कहानी संग्रह है ना। अगला कहानी इनके कौन कौन से कहानी है? तो तीसरा आदमी, मेरे हमदम, मेरे दोस्त, 1 प्लेट सैलाब, कृषक, अलगाव, ये क्या है? कहानी है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों, भाई, मित्रों को शेयर करिएगा ताकि वो भी इस वीडियो से कुछ ज्ञान प्राप्त कर सके। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।